आज के न्यूज़पेपर की शुरुआत हम करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी मैप वाले हिस्से से, अरेबियन डेजर्ट से। अभी तक हम सहारा डेजर्ट देख चुके हैं, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट देख चुके हैं। अगला जो हमारा डेजर्ट है वो है अरेबियन डेजर्ट। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है अरब प्रायद्वीप, जिसको हम अरेबियन पेनिसुला भी कहते हैं। सबसे पहले इसका हम मैप देखेंगे ताकि ये पता चल जाए कि कौन कौन सी कंट्री में ये फैला हुआ है। तो ये आप कलर देख रहे हैं, डार्क कलर। ये डार्क कलर बताता है अरेबियन डेजर्ट को। कंट्री भी आप देख लीजिए, इसकी डायरेक्शन हम बनाते सबसे पहले। यदि हम इसके नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो इराक में ये फैला हुआ है। दूसरे नंबर पे जॉर्डन, तीसरे नंबर पर हो गया आपका कुवैत, फिर चौथे नंबर पर आ गया आपका कतर, पाँचवें नंबर पर आ गया यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, छठवें नंबर पर हो गया ओमान, सातवें नंबर पर हो गया यमन और आठवें नंबर पर हो गया आपका सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया में काफ़ी बड़ा हिस्सा ये कवर करता है। कुछ कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशन है जिन्हें भी आपको देखना है, जैसे कि अरेबियन डेजर्ट के यदि आप जाओगे पश्चिम वाले हिस्से की तरफ तो पूरा थोड़ा सा नॉर्थ का हिस्सा बच जाता है, लेकिन ये जो इसका पूरा पश्चिमी किनारा है ये रेड सी से घिरा हुआ है। रेड सी के साथ बाउंड्री टच होती है इसकी। अब यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि अरेबियन डेजर्ट, ठीक है, अरब सागर लोकेशन किधर पड़ जाएगी अरेबियन डेजर्ट से, तो अरेबियन सी पड़ जाता है आपका साउथ की तरफ में। पर्शियन गल्फ किधर पड़ेगी? पर्शियन गल्फ पड़ती है पूरब की तरफ में। पूरब की तरफ में ये भी थोड़ा सा जो साउथ वाला हिस्सा है वो वाला हिस्सा और नॉर्थ वाला हिस्सा, ऐसी पूरी ये जो पट्टी है ये पर्शियन गल्फ से पूरा कवर होता है। इधर पे आपका हो गया रेड सी, और ऊपर की तरफ यदि आप चले जाओगे तो मेडिटेरियन सी की लोकेशन है अरब डेजर्ट से। पिछला वाला जो मैप देखे थे ना उसमें हम कंट्री तो अच्छे से कवर हो गई थी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि खाड़ी, सागर, ये बहुत अच्छे तरीके से उसमें कवर नहीं किया गया था। मतलब कुछ कुछ चीज़ें छूट गई थी, जैसे कि हम रेड सी देखे थे, इसके अलावा पर्शियन गल्फ़ देखे थे, लेकिन गल्फ़ ऑफ ओमान उसमें नहीं बताया गया था। तो गल्फ़ ऑफ ओमान की लोकेशन किधर पड़ती है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है अरेबियन पेनिसुला या फिर अरब डेजर्ट से। ठीक है, तो अरब डेजर्ट की यदि आप जाओगे नॉर्थ की तरफ में तो पड़ता है गल्फ़ ऑफ ओमान। अरेबियन सी आप देख चुके। गल्फ़ ऑफ अडेन ये पड़ जाता है साउथ की तरफ में अरेबियन डेजर्ट के। यमन के साथ में इसकी बाउंड्री शेयर होती है। तो रेड सी, पर्शियन गल्फ, गल्फ़ ऑफ ओमान और गल्फ़ ऑफ अडेन, इतनी चीज़ें यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अरेबियन डेजर्ट को लेकर के कुछ बेसिक फैक्ट भी हमें देखना पड़ेगा। अरेबियन डेजर्ट, ग्रेट डेजर्ट रीजन ऑफ एक्सट्रीम साउथ वेस्ट एशिया। साउथ वेस्ट एशिया, यदि हमारा ये एशिया है तो एशिया के साउथ वाले हिस्से में और वेस्ट वाले हिस्से में ये फैला हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, ये पूरा यदि इसको हम एशिया माने तो बताया जा रहा है ये ऑक्यूपाई करता है ऑलमोस्ट द एंटायर अरेबियन पेनिसुला। ये यदि पूरा इसको आप अरेबियन पेनिसुला मान लो, अरब प्रायद्वीप, तो ये पूरे अरब प्रायद्वीप को लगभग ढक लिया है। बताया जा रहा है इट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट एरिया ऑन कॉन्टिनेंट। इसका जो डेजर्ट एरिया है इस कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, कवर करता है 9 लाख स्क्वायर माइल्स, मतलब कि 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 23 लाख इतने एरिया में फैला हुआ है। एंड द सेकेंड लार्जेस्ट ऑन अर्थ, तो फर्स्ट नंबर पर तो सहारा हो जाता है और सेकेंड नंबर पर हो जाता है आपका अरेबियन डेजर्ट। ठीक है, बताया जा रहा है
सरपास्ड इन साइज ओनली बाई सहारा इन नॉर्दर्न अफ्रीका, और सहारा कहाँ पर पड़ता है आपका, नॉर्दर्न अफ्रीका में पड़ता है। द अरेबियन डिजर्ट इज बॉर्डर टू नॉर्थ बाई सीरियन डिजर्ट, नॉर्थ की तरफ में यदि आप जाओगे अरेबियन डिजर्ट की तो सीरियन डिजर्ट पड़ेगा, ठीक है। टू द नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, उत्तर और पश्चिम वाला जो हिस्सा है वहाँ पर पर्शियन गल्फ फैला हुआ। इसके अलावा गल्फ ऑफ ओमान। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ बाई अरेबियन सी, गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ किधर पर पड़ जाता है आपका, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में। अरेबियन सी किधर पड़ जाएगा, साउथ ईस्ट और साउथ की तरफ में। एंड द गल्फ ऑफ अडेन एंड टू द वेस्ट बाय द रेड सी। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पीआईबी से। पीआईबी की पहली न्यूज़ आई है पीएम डिवाइन योजना से, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नई स्कीम पीएम डिवाइन स्कीम को प्रस्तावित किया था। पीएम डिवाइन योजना के बारे में देख लेते हैं। सरकार ने 1500 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ में पीएम डिवाइन योजना की घोषणा करी है। इस योजना में कितना खर्च आएगा, 1500 करोड़। पीएम डिवाइन का मतलब आखिर क्या है, मतलब फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब आप समझ गए हैं, तो जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं वहाँ पर डेवलपमेंट की बात यहाँ पर करी जा रही है। इस योजना का जो मेन उद्देश्य है, मिजोरम में अपनी तरह की अनूठी बैम्बू लिंक रोड सहित जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और ज़रूरत आधारित सामाजिक विकास के लिए पैसा प्रोवाइड करना इसका मेन उद्देश्य है। बैम्बू लिंक रोड की यदि हम बात करें तो पीएम डिवाइन योजना के तहत मिजोरम में बांस लिंक रोड का निर्माण होने वाला है। इन सड़कों से जंगलों से बांस के परिवहन में मदद मिलेगी। ये उत्तर पूर्व क्षेत्र में बाल चिकित्सा और वयस्क हेमटोलिम्फोइड मतलब सिर और गर्दन के कैंसर से प्रबंधन में भी मदद करने वाला है। इसका मतलब यही हुआ कि सीधी सी बात है, सड़क बनने वाली है, जंगलों को सड़क के माध्यम से जोड़ा जाएगा। मिजोरम को फ़ायदा कैसे होने वाला है, बांस लिंक रोड के निर्माण के लिए जो पायलट प्रोजेक्ट है, तो राज्य के कई सारे ज़िलों में 100 करोड़ रुपए की लागत से कई स्थानों पर सड़कें बनाई जाएंगी। पश्चिम दिशा में 500 करोड़ रुपए में आइजोल बाईपास भी बनने वाला है। अब इसको लागू कौन करेगा, पीएम डिवाइन योजना को उत्तर पूर्वी परिषद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के माध्यम से लागू होने किया जाएगा। हालांकि ये योजना मौजूदा केंद्रीय या फिर राज्य की योजनाओं का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। योजना के महत्व के बारे में बताया जाता है, पीएम गतिशक्ति और सामाजिक विकास परियोजनाओं के ही अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा को पैसा प्रोवाइड करेगी। पूर्वोत्तर की महसूस की गई ज़रूरत के हिसाब से फंडिंग की जाएगी। ये योजना युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका का साधन, उनकी रोजी रोटी का साधन प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में अंतराल को भरने में ये मदद करने वाली है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है पीआईबी की, वो डिजिटल रुपी के अनाउंसमेंट से रिलेटेड है। तो इसका अनाउंसमेंट किसने किया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बताया जा रहा है 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट टू बी सेटअप इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। 75 बैंकिंग की यूनिट है, इनको सेटअप किया जाएगा 75 डिस्ट्रिक्ट में। 100% ऑफ 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस टू बी ब्रॉड ऑन द कोर बैंकिंग सिस्टम इन 2022। बैंकिंग तो जो कहा जा रहा है पोस्ट ऑफिस है ना, अब वो कोर बैंकिंग का काम भी चालू कर देंगे, जैसा बैंकिंग का काम होता है ठीक वैसा ही। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम टू कंटिन्यू। अब चूंकि कल 28 फरवरी थी, तो 28 फरवरी को हम जानते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे हमारा देश सेलिब्रेट करता है। तो ये सेलिब्रेशन हम मनाते हैं सीवी रमन की याद में। सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, रमन इफेक्ट की खोज के लिए। उन्हीं की याद में हम
नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। हर साल 28 फरवरी को हमारा देश, ठीक है, हमारे देश में के विकास में वैज्ञानिकों ने जो योगदान दिया है उसको चिन्हित करने के लिए और पहचान दिलाने के लिए इसको हम मनाते हैं। इसी दिन मतलब 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिक विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकट रमन ने स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में एक नया कदम उठाया था जिसे हम रमन प्रभाव कहते हैं। यही दिन रमन प्रभाव की खोज को समर्पित है। सीवी रमन को उनके काम के लिए 1930 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया गया था। अब यदि हम इस साल का सब्जेक्ट देखें, उसकी थीम देखें, तो वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। हमारा जो फ्यूचर है वो सस्टेनेबल रहे, इसके लिए इंटीग्रेटेड होना चाहिए अप्रोच हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के। तो नरेंद्र मोदी ने नेशनल साइंस डे की सभी लोगों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। रमन प्रभाव की खोज की यदि हम बात करें तो 28 फरवरी 1928 को हुई थी। रमन इफेक्ट आखिर होता क्या है? इसमें प्रकाश की जो किरण है किसी तरल पदार्थ या फिर द्रव्य पदार्थ से होकर के गुजरती। मान के चलिए सूरज का प्रकाश आ रहा है, सीधे पड़ रहा है पानी में, ये पानी है और ये सूरज की किरण है, ये यहाँ पर पड़ रही है। तो क्या होता है, इस तरंग का कुछ भाग एक ऐसी दिशा में प्रकीर्णित हो जाएगा जो कि आने वाली प्रकाश तरंग की दिशा से अलग रहेगा। ठीक है, अब आने वाला जो प्रकाश है ये है, अब ये ऐसी दिशा में फैल जाएगा जो कि इस दिशा में नहीं होगा जिधर से वो प्रकाश की तरंग आ रही है, दूसरी जगह वो प्रकीर्णित हो जाएगा। अब इसके चलते चलते क्या होता है ना, हमें समुद्र के जल और आसमान का नीला रंग इसी वजह से होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यदि हम बात करें कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित करना आखिर हुआ कैसे, तो 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी संचार परिषद NCSTC ने इंडिया की गवर्नमेंट से आग्रह किया कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित करेंगे। सरकार ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया और उस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित करा था। तो इसका आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मुख्य उद्देश्य है विज्ञान की अहमियत को समझना है, इसके यूज़ के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना है। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमने कब मनाए थे? 28 फरवरी 1987 को। और पिछले साल की थीम क्या थी, मतलब 2020 की, विज्ञान जगत में महिला। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं मोरारजी देसाई से रिलेटेड। इनका जन्म हुआ था 29 फरवरी 1896 को और इनकी डेथ हुई थी 10 अप्रैल 1995 को। मोरारजी देसाई का जन्म हुआ था 29 फरवरी 1896 गुजरात के भदेली में। इनके पिता का नाम था रणछोड़जी देसाई और माता का नाम था मणिबेन। ठीक है, वे अपने माता पिता के बारे में कहते थे कि मेरे पिता ने मुझे जीवन के मूल्यवान पाठ पढ़ाए थे, मुझे उनसे कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा मिली। उन्होंने धर्म पर विश्वास रखने और सभी स्थिति में समान बने रहने की शिक्षा भी मुझे दी थी। कॉलेज वाली लाइफ में महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और अन्य कांग्रेसी नेताओं के भाषणों को वो सुनते थे, जिसका उनके जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। बताया जाता है ये गांधीवादी नीति के परम समर्थक थे, लेकिन इस नीति में इन्होंने क्षमा भाव को कभी स्वीकार नहीं किया था। 1930 में मोरारजी देसाई ब्रिटिश सरकार की नौकरी छोड़ करके हमारे जो इंडिपेंडेंस डे के लिए जो संग्राम चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम, उसमें ये कूद पड़े थे। 1931 में गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी हुए थे। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की शाखा स्थापित करके सरदार पटेल के निर्देश पर वे उनके अध्यक्ष बने थे। मोरारजी को 1932 में 2 वर्ष की जेल भी भुगतनी पड़ी। 1952 में इन्हें बम्बई का मुख्यमंत्री बनाया गया था, आजकल मुंबई कहते हैं। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर मोरारजी को 1967 में उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी बनाया गया था। कुछ और भी फैक्ट है इनके बारे में, जैसे कि इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से इनको भारत रत्न और पाकिस्तान की तरफ से तहरीक-ए-पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान दिया गया था।
मोरारजी देसाई का निधन हुआ था 10 अप्रैल 1995 में, मुंबई में हुआ था। अब पीआईबी की न्यूज़ यहाँ पर ख़त्म होती है और अब हम चालू करते हैं द हिंदू की न्यूज़ को। आईपीसीसी ने वार्निंग दी है मल्टीपल क्लाइमेट हैजार्ड। ठीक है, मतलब कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उससे कई सारे मल्टीपल हजार्ड हमको देखने को मिलेंगे। ऑल स्टेट्स विल बी हिट इफ इमिशन इंक्रीज, एक रिपोर्ट का कहना है जो इमिशन हो रहा है CO2 का, ग्रीन हाउस गैसों का, ये कंटिन्यू रहता है तो जितने भी स्टेट हैं सब इससे प्रभावित होने वाले हैं। पिक्चर दिखाया जा रहा है, फ्लड वाटर गस्ट डाउन ए हिली रीजन इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इन 2019 में जो वाटर फ्लड आया था, फ्लड वाटर आया था, उसी का ये पिक्चर दिखाया गया है। कहा जा रहा है कि वर्ल्ड फेस कर रहा है अनएवॉइडेबल मल्टीपल क्लाइमेट हैजार्ड को ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड। ठीक है, लगभग 20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं और पूरा विश्व फेस कर रहा है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, मल्टीपल क्लाइमेट हैजार्ड को। लगभग 20 साल हो चुके हैं। विथ ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इवन टेम्पररली एक्सीडिंग दिस वार्मिंग लेवल। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तो ठीक है, इससे भी टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ते जा रहा है। दिस वार्मिंग लेवल वुड मीन एडिशनल सीवियर इम्पैक्ट, सम ऑफ विच विल बी इरिवर्सिबल। इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो इरिवर्सिबल रहेगा। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी ने ये रिपोर्ट जारी करी है। तो आईपीसीसी से रिलेटेड कुछ हम बेसिक फैक्ट देखेंगे। द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इज द यूनाइटेड नेशंस बॉडी, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड साइंस को एसेस करना इसका काम है। इसको क्रिएट किया गया था 1988 में बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के माध्यम से UNEP। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द IPCC इज टू प्रोवाइड गवर्नमेंट्स at all level with scientific information that they can use to develop climate policy। सरकारों को साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ये संस्था, ठीक है, ताकि वो डेवलप कर सकें, दे कैन यूज टू डेवलप क्लाइमेट पॉलिसी, क्लाइमेट पॉलिसी का वो यूज कर सकते हैं, उनको डेवलप कर सकें। IPCC रिपोर्ट्स आर आल्सो ए की इनपुट इनटू इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन। इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन जो होती हैं उसके लिए की इनपुट का काम करती हैं ये वाली रिपोर्ट है। इसके अलावा ये जो संस्था है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का दैट आर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस या फिर WMO। तो वही देश जो कि UN के सदस्य हैं, WM के सदस्य हैं, उन्हीं का एक ग्रुप है IPCC। बताया जा रहा है द IPCC करेंटली हैज 195 मेंबर, थाउजेंड ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट टू वर्क फॉर IPCC फॉर द असेसमेंट रिपोर्ट्स। एक्सपर्ट वॉलंटियर their time as IPCC authors to assess the thousand of scientific paper published each year to provide a comprehensive summary of what is known about the drivers of climate change। और आगे इसमें बताया जाता है आखिर काम करने वाले जो ग्रुप हैं और वो जो टास्क फोर्स है आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो IPCC को डिवाइड कर दिया जाता है 3 वर्किंग ग्रुप में और एक टास्क फोर्स में। ये हमारे लिए थोड़ा सा बेसिक पॉइंट हो जाता है। इसमें एक वर्ड आया है इंड्यूस्ड, मतलब कि प्रेरित। ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, इंसानों के द्वारा ही जो ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, प्रेरित हो रहा है क्लाइमेट चेंज, जिसमें इंक्लूड है मोर फ्रिक्वेंट और इंटेंस
एक्सट्रीम इवेंट हमको देखने को मिल रहे हैं। हैज़ काज्ड वाइड स्प्रेड एडवर्स इम्पैक्ट, इसके चलते चलते वाइड स्प्रेड बहुत बड़े पैमाने पर एडवर्स इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा डैमेज टू नेचर एंड पीपुल, न केवल इससे प्रकृति ध्वस्त हो रही, इसके साथ साथ में लोगों की भी डेथें हो रही हैं। सम डेवलपमेंट एंड एडाप्शन एफर्ट्स हैव रिड्यूस वल्नरेबिलिटी, और जो कुछ डेवलपमेंट हैं, एडाप्शन के एफर्ट हैं, इन्होंने रिड्यूस कर दिया है वल्नरेबिलिटी को, क्योंकि हम कुछ प्रयास भी कर रहे हैं। इसके चलते चलते फायदा तो जरूर हुआ है। यदि हम बात करें सभी सेक्टर की, सभी रीजन की, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित लोग हैं और सिस्टम है आर ऑब्जर्व टू बी डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्टेड। ठीक है, कम ज़्यादा सब एकदम प्रभावित हुए। द राइज इन वेदर एंड क्लाइमेट एक्सट्रीम हैव लेड टू सम इरिवर्सिबल इम्पैक्ट्स, जैसे कि नेचुरल एंड ह्यूमन सिस्टम आर पुश्ड बियॉन्ड देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू accompanying स्टेटमेंट। अब हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं लखनऊ और पटना। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ सेवरल स्टडीज cited in IPCC's report are among the cities predicted to reach wet bulb temperature, मतलब a metric of humidity of 35 डिग्री सेंटीग्रेड if emission continue to rise। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है वेट बल्ब टेम्परेचर का। तो वेट बल्ब टेम्परेचर आखिर होता क्या है? सबसे एकदम लोवेस्ट, एकदम मिनिमम टेम्परेचर होता है टू विच एयर कैन बी कूल्ड बाय evaporation of water into the air at constant pressure। तो एक मिनिमम टेम्परेचर होता है जिससे जो एयर है वो ठंडी होती है। किसके माध्यम से? एवोपरेशन ऑफ वाटर के माध्यम से इनटू एयर। पानी हमारा कैसा होता है? वाप के रूप में उड़ते जाता है। ठीक है, क्या है उस टाइम में? कांस्टेंट प्रेशर रहता है। उससे जो ठंडाई बनती है उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो लखनऊ और पटना की कंडीशन बताई जा रही, यदि क्लाइमेट चेंज की यही स्थिति बनी रही तो जो मैट्रिक ऑफ ह्यूमिडिटी है वो 35 डिग्री तक जो है पहुंच जाएगा। भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर एंड अहमदाबाद आर आइडेंटिफाइड एज 8 रिस्क ऑफ रीचिंग वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ 32 से 34। इनका टेम्परेचर बढ़कर के 32 से 34 होने वाला है। वेट बल्ब थर्मामीटर को हम और भी अच्छे से और भी सरल तरीके से समझ लेते हैं। बताया जाता है, देखो, गर्मी जब इतनी बढ़ जाती है, टेम्परेचर जब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि जो नॉर्मल थर्मामीटर रहता है ना वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है, यही कारण है कि जो पाकिस्तान का जैकोबाबाद है जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर खास तरीके का वेट बल्ब थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। आगे इसकी संरचना के बारे में बताया जाता है कि देखो, थर्मामीटर दो प्रकार के हैं, एक तो नॉर्मल वाला है और दूसरा है वेट बल्ब वाला। तो दोनों में ही पारे का यूज़ किया जाता है, लेकिन वेट बल्ब जैसे कि नाम से ही वेट वर्ड आया है, मतलब गीला, तो इसमें पारा तो रहता है लेकिन ये गीले कपड़े से हम इसको कवर कर देते हैं। नॉर्मली इसके लिए हम मलमल का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं और उसको ठंडे पानी से भरे बर्तन में डुबो कर रख देते हैं। इससे जो टेम्परेचर हम लेते हैं वो हवा में नमी का संकेत देता है। इस आधार पर तय करने में आसानी हो जाती है कि अपना रूटीन क्या रखना है या फिर किन के लिए ये खतरनाक हो सकता है। तो हमने देखो पटना और लखनऊ की कंडीशन जाना। इसके अलावा कुछ सिटीज़ भी थी जैसे भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर और अहमदाबाद। इनका टेम्परेचर कितना पहुंच जाएगा? 32 से 34 वेट बल्ब टेम्परेचर की बात हम कर रहे हैं।
ओवरऑल यदि हम देखें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा, पंजाब विल बी द मोस्ट सीवियर इफेक्टेड। ये जो स्टेट हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीवियरली इफेक्टेड स्टेट के रूप में बताए गए हैं। आउट लेकिन इफ इमिशन कीप द राइजिंग, all state will have regions that experience wet bulb temperature of 30 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर मोर बाय द एंड ऑफ सेंचुरी। इस सेंचुरी के ख़त्म होते होते तक सब जो स्टेट हैं वो 30 डिग्री का वेट बल्ब टेम्परेचर फेस कर रहे होंगे। तो ये तो थी हमारी साइंस वाले पोर्शन की कुछ न्यूज़ और आईपीसीसी की रिपोर्ट। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं, रेडी टू गिव आधार कार्ड टू सेक्स वर्कर, UIDAI ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है। किसी ने एक याचिका दायर की थी कि जो सेक्स वर्कर है ना, सरकार की स्कीम का फायदा नहीं उठा पाते, जैसे कि फ्री राशन है या फिर अदर जो योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है उसका फायदा ये जो सेक्स वर्कर हैं वो लोग नहीं उठा पाते। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि आप जो है इनको इमीडिएटली आधार कार्ड प्रोवाइड करिए। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मंडे के दिन इन्फॉर्म किया है सुप्रीम कोर्ट को कि इट वाज विलिंग टू इशू आधार कार्ड टू सेक्स वर्कर विथआउट इंसिस्टिंग ऑन प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। इसके लिए कोई प्रूफ ऑफ रेसिडेंस आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रोवाइडेड दे गॉट ए सर्टिफिकेट फ्रॉम ए गजेटेड ऑफिसर। ठीक है, तो उनको जो प्रोवाइड किया गया था कौन सा सर्टिफिकेट, गजेटेड ऑफिसर का सर्टिफिकेट, इसकी भी उनको ज़रूरत नहीं है, ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या फिर फ्रॉम एन ऑफिशियल विद द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो सजेशन था केम इन ए पिटीशन बिफोर ए बेंच ऑफ जस्टिस एल नागेश्वर राव एंड BR गवाई ऑन द लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी फॉर lakhs ऑफ सेक्स वर्कर अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली ड्यूरिंग द ईयर ऑफ पेंडेमिक। कोरोना के काल में इनको जो है ना राशन नहीं मिल पा रहा था क्योंकि इनके पास आधार कार्ड नहीं था। तो court has been hearing argument about how authorities and community-based organization could reach out to sex worker। तो authority, ठीक है, सरकारी संस्थाएं, सरकारी ऑफिसर और इसके अलावा जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कैसे करके सेक्स वर्कर तक उनकी पहुंच हो सकती है। इसके अलावा कैसे करके उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड विथआउट डिस्क्लोजिंग देयर आइडेंटिटीज। आपको उनकी आइडेंटिटीज को सामने समाज में ऊपर नहीं रखना है। सेक्स वर्कर स्टिल बैटल सोशल स्टिग्मा इवन एट द कॉस्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो सामाजिक भेदभाव का तो सामना ये करते ही हैं, इसके साथ साथ में फूड सिक्योरिटी भी इनको नहीं प्रोवाइड करी जाती। जीडीपी के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, जीडीपी की ग्रोथ 8.9% ठीक है से होगी इन 2021-22 इंस्टीड ऑफ 9.2%। जो अनुमान हम 9.2% का लगा रहे थे वो 8.9% रहने वाला है। ऑयल प्राइस शॉक्स में डेंट रिकवरी, और जो ऑयल प्राइस है ना वो रिकवरी को प्रभावित कर सकते हैं। तो जीडीपी के बारे में यदि हम देखें तो एक साल में जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके कीमत को, उसके मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था के उत्पाद में मशीन और उपकरण भी शामिल किए जाते हैं। हर साल हम इनका यूज़ करते हैं। अब इन मशीनों के मूल्यों में गिरावट भी होती है और जो गिरावट है उसको हम अवमूल्यन कहते हैं। इस प्रकार की मशीनों का प्रोडक्शन प्रायः पुरानी मशीनों को बदलने के लिए हम करते हैं और इन मशीनों के उत्पाद पर या फिर इकोनॉमी के पूंजी स्टॉक पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। देखो, हमारे देश में मोटर कारों का प्रोडक्शन हो रहा है।
मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसमें कुछ फैक्टर शामिल करना भी ज़रूरी रहता है, जैसे कि मशीनों के मूल्य में जो अवमूल्यन होता है ना, उसको भी शामिल करना ज़रूरी है। इसके अलावा इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना ज़रूरी रहता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको ध्यान में हम रखते हैं। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और भी एक न्यूज़ आई है, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। COP26 की समिट जो कि ग्लासगो में हुई थी पिछले साल 2021 में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया था कि इंडिया अचीव करेगा नेट जीरो एमिशन को लेटेस्टली बाई 2070। ये अभी अभी की हाल की घोषणा है। तो देयर विल बी नो नेट कार्बन इमिशन, जितना उत्सर्जित करेंगे उतना हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनको हम बढ़ावा दें, ग्रीन एनर्जी की तरफ हम बढ़ें। 2030 तक इंडिया वुड आल्सो इंश्योर 50% ऑफ इट्स एनर्जी विल बी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। जितनी भी एनर्जी हम यूज करेंगे उसका जो सोर्स रहेगा, आधा सोर्स रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी से, जैसे कि सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, और इसके अलावा हाइड्रोजन से भी। इंडिया इंडिया विल रिड्यूस इट्स कार्बन इमिशन अंटिल 2030 बाय ए बिलियन टन एंड कट इट्स इमिशन इंटेंसिटी पर यूनिट ऑफ जीडीपी बाय लेस देन 45%। तो पहले जो वादे किया है इंडिया ने पिछली बार ग्लासगो समिट में, उसी को यहाँ पर दोहराया जाता है। इंडिया वुड आल्सो इंस्टॉल 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। इसके अलावा एक 50 गीगावाट इंक्रीज फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग टारगेट, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। पहले 450 का था, अब उसको 500 गीगावाट कर दिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं आईपीसीसी रिपोर्ट के बारे में। ग्लोबल सी लेवल विल लाइकली राइज 44 से 75-76 सेंटीमीटर दिस सेंचुरी। इस 100 साल में 44 से 76 सेंटीमीटर सी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। दिस सेंचुरी इफ गवर्नमेंट मीट देयर करेंट एमिशन कटिंग प्लेज। यदि गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है वो मीट कर लेती हैं उनके करेंट इमिशन कटिंग के वादों को लेकर। प्लेज मतलब होता है वादा, जो सरकारों ने वादा किए। विथ फास्टर इमिशन कट्स द इंक्रीज कुड बी लिमिटेड टू 28 से 55 सेंटीमीटर। बात ऐसी है कि आप जो वादा किए हो उस हिसाब से देखोगे तो 44 से 76 सेंटीमीटर सी का लेवल बढ़ जाएगा। यहाँ पर है यदि सी का लेवल, ये पानी है, तो ये इतना बढ़ जाएगा। और यदि आप और भी ज़्यादा तेज़ी से कटौती कर रहे हो कार्बन उत्सर्जन में, तो वो 28 से लेकर के 55 सेंटीमीटर सी का लेवल बढ़ने वाला है, मतलब कुल मिला के बढ़ना ही है। बट विथ हायर एमिशन एंड इफ ice sheet collapse more quickly than expected, sea level could rise as much as 2 मीटर this century and 50 मीटर by 2150। अब यदि एमिशन हायर रहा और आइस जो सीट हैं वो भी कोलैप्स हो जाए इससे, तो जो भी हमने एक्सपेक्ट किया है उससे तो सी का लेवल है ज़्यादा ही होने वाला है। जैसे कि ये जो सेंचुरी जैसे ही ख़त्म होगी 2 मीटर बढ़ जाएगा, और 2150 आते आते तक कितना 5 मीटर सी का लेवल बढ़ जाएगा। आगे बताया जा रहा है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2050 तक वी वुड रीच 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, 2050 तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में वृद्धि हमको देखने को मिलेगी। इवन द स्लाइटेस्ट चेंज इन क्लाइमेट विल हैव ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द हिमालयन रीजन। सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा हिमालयन रीजन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फ्रेगाइल इकोलॉजी है यहाँ की। There would be a rapid increase in incident like Chamoli disaster
एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे कि बहुत ज़्यादा हैवी बरसात होना दैट वी सा इन हिमाचल एंड उत्तराखंड दिस ईयर। तो ये वाला जो रीजन है हिमालयन रीजन है सबसे ज़्यादा इकोलॉजी फ्रेगाइल फ्रेगाइल एरिया है, और यहाँ पर अक्सर घटनाएं हमको दे जैसे कि लैंडस्लाइड हो गया, बहुत ज़्यादा पानी गिर जाना, ऐसी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। आगे बताया जा रहा है कि ये आईपीसीसी रिपोर्ट के बारे में, ठीक है, कोई व्यक्ति हैं उन्होंने क्या कहा है कि मुझे तो चिंताएं 3 पॉइंट में हो रही हैं, ठीक है। अब देखो, नाउ वी नाउ हैव हाई कॉन्फिडेंस दैट द एक्सिलरेटिंग क्लाइमेट क्राइसिस इज इंक्रीजिंग वाटर रिलेटेड डिजीज। पहली बात तो वाटर रिलेटेड डिजीज होने वाले हैं। सेकेंड बात यह है, वी हैव हाई कॉन्फिडेंस दैट क्लाइमेट चेंज विल सीवियरली इम्पैक्ट फूड प्रोडक्शन एंड फूड सिक्योरिटी। अब जब पानी ही इतना ज़्यादा गिर जाएगा तो कहाँ से आपकी फसल होने वाली है, वो तो सब सड़ जाएगी, गल जाएगी, तो फूड सिक्योरिटी प्रभावित होगी। तीसरी बात यह है, ड्रॉट्स एंड हीट वेव विल ट्रिगर बायोडाइवर्सिटी लॉस। और जो हीट है, गर्मी है, इससे बायोडाइवर्सिटी लॉस होने वाला है, एज वेल एज ह्यूमन माइग्रेशन। जगह जैसे जैसे सूखते जाएगी, कुछ होगा ही नहीं वहाँ पर, ना हम खेती किसानी कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है उस जगह को हमको छोड़ करके वहाँ से जाना पड़ेगा। टू कॉम्बैट दिस सर्ज ऑफ क्राइसिस, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया विल नीड टू सिग्निफिकेंटली स्केल अप देयर एडेप्टिव कैपेसिटी। एडेप्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है विकासशील देशों को, जैसे कि इंडिया है। एक बात यहाँ पर करी जाती है, यूक्रेन की जो अभी वर्तमान में कंडीशन है, तो इंडिया जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, लेकिन बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाया है कि वो फूड के अंतर्गत कुछ देने वाला है या फिर वो मनी सेंड करने वाला है, ये बातें अभी क्लियर नहीं हो पाई हैं। तो ये सब बातें हैं, आगे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। फॉरेन वाले पेज से न्यूज़ आई है ईरान की न्यूक्लियर डील से रिलेटेड, डिप्लोमेट्स रिकन्वेन फॉर ईरान न्यूक्लियर टॉक्स। तो डिप्लोमेट लोगों ने बैठक बुलाई है ईरान न्यूक्लियर टॉक्स को रिलेटेड। तेहरान का कहना है इट अवेट्स वेट्स पॉलिटिकल डिसीजन। अभी हम जो है पश्चिमी देशों के पॉलिटिकल डिसीजन का इंतज़ार कर रहे हैं। फ्रांस कॉल फॉर रिस्टोरिंग एग्रीमेंट सून, और फ्रांस का कहना है कि एग्रीमेंट जो है जल्दी से ही हो जाएंगे। ईरान और वर्ल्ड की जो पावर हैं, ठीक है, उनकी बैठक हुई थी कहाँ पर, वियना में, ऑन मंडे टू सी के डील रिवाइविंग तेहरान 2015 न्यूक्लियर अकॉर्ड। 2015 में जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसको रिवाइव करने के लिए, विथ प्रेशर माउंटिंग फॉर रिजल्ट सून। प्रेशर बढ़ते जा रहा है, रिजल्ट भी जल्दी आ सकता है। Among them was Iran's chief negotiator थे अली बघेरी कानी, who returned to Vienna after consultation with his government in Tehran over the weekend. अदर पार्टी कौन कौन रही थी एग्रीमेंट में, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रसिया और चाइना। अब जो यूएस है, द यूनाइटेड स्टेट हैज़ पार्टिसिपेटेड इनडायरेक्टली, यूएस ने इसमें इनडायरेक्टली भाग लिया है, बिकॉज इट विथड्रॉ विथड्रा फ्रॉम अकॉर्ड इन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप इस संधि से बाहर आ गए थे, इसलिए उनको इनडायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ा। और उन्होंने ये सिग्नल दिया है कि हम जो है इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, रिज्वाइन करना चाहते हैं इस डील पे। द अकॉर्ड फॉर्मली नोन एज द जॉइंट कम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये जो संधि थी उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट कम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ग्रांटेड ईरान सैंक्शन रिलीव इन एक्सचेंज फॉर कर्ब ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। मतलब कि कई सारे आर्थिक प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगा दिए गए हैं, उनको यदि हटाना है तो ईरान अपने परमाणु हथियारों को बनाना बंद कर देगा, ऐसी ये संधि कहती है। तो ट्रंप के काल में यूएस ने री इम्पोज कर दिया था हैवी सैंक्शन ईरान पर। तेहरान ने रिस्पॉन्ड किया इसका, उसने इंक्रीज कर दिया प्योरिटी एंड अमाउंट ऑफ यूरेनियम को।
इट इनरिचेस एंड स्टॉक पाइल्स, और उसको इकट्ठा करते गया इन ब्रीच ऑफ द एकॉर्ड, और एकॉर्ड को उसने ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया। ऑफिशियल लोगों का कहना है कि ये जो बातचीत है ना वो रीच हो रही है फाइनल स्टेज पर, दाउ इट इज, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि कितने टाइम इसमें लगने वाला है। नेगोशिएशंस हैव ड्रैग्ड ऑन द फॉर मंथ्स, punctuated by the long gap last year caused by arrival of third line new government in Iran। तो ईरान में नई सरकार आ गई थी, इसलिए इसमें थोड़ा डिले हो गया था। एक्सप्लेनर वाले पेज की तरफ चलते हैं, और कल ही हमने एक न्यूज़ देखी थी कि नेपाल ने कुछ पैसों की ग्रांट दी है अमेरिका को। इसी को लेकर के वहाँ पर विवाद खड़ा हो गया है, अपनी खुद की गवर्नमेंट में कुछ विरोध सामने आए हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसी को लेकर के हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनर वाले पेज में यही बात इम्पोर्टेंट है थोड़ी बढ़िया सी। द कंट्रोवर्सी अराउंड 500 मिलियन एमसीसी ग्रांट टू नेपाल, $500 मिलियन एमसीसी ग्रांट टू नेपाल। तो जो यूएस से इकोनॉमिक असिस्टेंस हमको मिलेगी, उसका विरोध आखिर नेपाल की तरफ से किया क्यों जा रहा है? तो 27 फरवरी की न्यूज़ है ये। नेपाल की पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया था एमसीसी को। ठीक है, नेपाल कॉम्पैक्ट, मतलब कि 500 मिलियन डॉलर की ग्रांट कहाँ से? फ्रॉम यूएस से, फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो अमेरिका की तरफ से ये ग्रांट दी जाएगी। ठीक है, मैं उल्टा बोल दिया था। आखिर ये बात ऐसी है कि अमेरिका नेपाल को ग्रांट देगा, और इससे नेपाल इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में पैसा लगाएगा, रोडों का निर्माण करेगा। आगे बताया जा रहा है ये जो डिक्लेरेशन है ना, अटैच टू इट स्टेट स्टेट्स दैट द यूएस ग्रांट इज नॉट पार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। बात ऐसी है कि ये जो ग्रांट है वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का एक हिस्सा नहीं है, और नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वुड बी अबव द प्रोविजंस ऑफ ग्रांट एग्रीमेंट। अब इस कॉम्पैक्ट के अंतर्गत क्या होने वाला है? अमेरिका की सरकार प्रोवाइड करेगी 500 मिलियन डॉलर रुपए की, 500 मिलियन डॉलर रुपए किसको? नेपाल को, एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए, इसके अलावा रोड की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो जो पावर प्रोजेक्ट है प्रपोज्ड इन द कॉम्पैक्ट इस 300 से लेकर के 400 किलोमीटर लॉन्ग एनर्जी ट्रांसमिशन लाइन है। इसकी कैपेसिटी रहेगी 400 किलोवाट। द प्रोजेक्ट आल्सो इन्वॉल्व्स बिल्डिंग 3 पावर सबस्टेशन अलोंग द लाइन। इसी लाइन के साथ साथ में हमें पावर सब स्टेशन भी बनाने हैं। नेपाली पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन डिवाइडेड ऑन एमसीसी। अब एमसीसी जो हमें पैसा की सहायता मिल रही है उसको लेकर के पार्टी के भीतर ही भीतर भेदभाव देखने को मिल रहा है। तो बताया जा रहा है, देखो, नेपाल सोवर्निटी, इट वुड अंडरमाइन नेपाल सोवर्निटी। नेपाल जो फ्री माइंड से अब कोई भी डिसीजन ले पाएगा, किस देश के साथ में हाथ बढ़ाना है, किसके साथ आयात निर्यात को ज़्यादा बढ़ावा देना है, कुछ ऐसे जो डिसीजन है ना, नेपाल अच्छी तरीके से नहीं ले पाएगा। क्योंकि भाई जब अमेरिका आपको इतना पैसा दे रहा है तो आप थोड़ा अमेरिका के बारे में भी सोचोगे ना। तो इसीलिए लोगों का कहना है कि हमारी जो सोवर्निटी है, संप्रभुता है, उससे वो प्रभावित होगी। नेपाल सोवरेनिटी बाय पुलिंग इट इनटू यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी विच फोकसेस ऑन काउंटरिंग चाइना। और हमें क्या है, सपोर्ट करना पड़ेगा यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का, और ये जो स्ट्रेटजी है वो चाइना को काउंटर करने की बात करती है। और जबकि नेपाल की तो चाइना के साथ में बहुत ही क्लोज टाइज है। इट वुड आल्सो गो अगेंस्ट द कंट्रीज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। और जब हमारी कंट्री का एक उद्देश्य है कि हम किसी के भी साथ में अलाइनमेंट नहीं करेंगे, उसके भी ये विरुद्ध में जाता है। अब अमेरिका भी जानता है कि नेपाल जिस प्रकार से चाइना की तरफ आगे बढ़ते जा रहा है, और चाइना जिस हिसाब से पैसा नेपाल को बांटता है, तो उसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। तो हमें भी आगे आना पड़ेगा। नेपाल हमारी तरफ तभी झुक सकता है जब हम उसको
ग्रांट देंगे, उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए उसने क्लियर कर दिया है कि भाई इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो खाली आपकी इकोनॉमी को रिकवरी करने के लिए हम पैसे आपको दे रहे हैं। The grant agreement, which was tabled in Parliament in Kathmandu on February 20, faced demonstration against it, which turned violent, with riot police firing tear gas cells and using water cannon to disperse the protester outside the parliament। देखिए कितना ज़्यादा ये बात बढ़ गई है आगे। सड़कों में विरोध प्रदर्शन हुआ, पुलिस के साथ में झड़प हुई, टीयर गैस छोड़ने पड़े, वाटर कैनन चलाने पड़े, ऐसी है। तो एमसीसी के बारे में यहाँ पर सबसे पहले बताया जाता है कि आखिर ये मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन चीज क्या है। तो शॉर्टकट में एमसीसी इज एन इंडिपेंडेंट यूएस फॉरेन एड एजेंसी है। एमसीसी क्या है? एक संस्था है, यूएस फॉरेन एड एजेंसी है, which was established in 2004 by the country's Congress to offer time-limited grant promoting economic growth, reducing poverty and strengthening institution। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में, ठीक है। टाइम लिमिटेड ग्रांट जिसमें प्रोवाइड की जाती है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर सकें, इसके अलावा गरीबी को घटाना है और इन स्ट्रेंथन करना है इंस्टीट्यूशन को, जो संस्थाएं हैं उनको। किनको? लो एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज थ्रू ए सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के माध्यम से जो गरीब देश हैं उनको ये रुपया प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम है एमसीसी। जबकि दिस इज द करेंट ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ एड बॉडी। एमसीसी वाज प्रपोज्ड बाय द जॉर्ज बुश एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट 9/11 टेररिस्ट अटैक as a tool to counter global poverty and international terrorism, citing the rational that poverty and terrorism are linked। क्योंकि गरीबी और टेररिज्म जो है आपस में इंटरलिंक्ड है। गरीबी के चलते चलते भी लोग आतंकवाद का सहारा लेने लग जाते हैं, इसलिए गरीबी को भी हम कम करेंगे। 9/11 के टेररिस्ट अटैक के बाद ये डिसीजन लिया गया था। MCC select countries to award grant through a selection process which involve evaluating the country's performance on 20 policy indicator ranging from control on corruption से लेकर के गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस। आखिर कौन सी चीजें देखी जाती हैं जिसके बाद अमेरिका उन देशों को पैसा देता है? तो करप्शन पे कंट्रोल आपका कैसा है, इस यहाँ से लेकर के गवर्नमेंट की कितनी इफेक्टिवनेस है, ये सारी बातों को देखते हुए ही ग्रांट दी जाती है। बताया जा रहा है ये जो पैसा दिया जाता है ना, वो 3 फॉर्म में यूएस की गवर्नमेंट देती है। इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पैक्ट, मतलब ये ऐसा है कि ये लार्ज रहता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट मतलब होता है लार्ज। 5 ईयर का ग्रांट रहता है, फिर रहता है कंकरेंट इम्पैक्ट, या फिर ग्रांट दैट प्रमोट क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। क्रॉस बॉर्डर इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने का काम करता है। इसके अलावा है थ्रेशोल्ड प्रोग्राम विच आर स्मॉलर ग्रांट एम्ड एट पॉलिसी रिफॉर्म। मतलब कि ये 3 प्रकार से सहायता दी जाती है। पहले नंबर पर है कॉम्पैक्ट, जिसका मतलब है बड़े मात्रा में आपको पैसा मिलने वाला है, 5 ईयर की ग्रांट रहती। एक होता है कनकरेंट कॉम्पैक्ट, जिसको हम कहते हैं ग्रांट्स दैट प्रमोट क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इसके बाद आ जाती है थ्रेशोल्ड प्रोग्राम, जो कि छोटी ग्रांट रहती है, जो कि पॉलिसी को बदलने के लिए प्रोवाइड करे जाती है। नेपाल को जो पैसा मिल रहा है वो कॉम्पैक्ट टाइप का पैसा है, और अभी तक देखा जाए ना तो इसने अप्रूव कर दिया 37 कॉम्पैक्ट ग्रांट को, और लगभग 29 कंट्रीज में शामिल है। और इनकी टोटल यदि कीमत आप देख लोगे, इतना पैसा अमेरिका खर्चा कर चुका है, $13 बिलियन। आगे बताया जा रहा है एमसीसी और नेपाल कॉम्पैक्ट के बारे में। तो 2014 में क्या होता है, आफ्टर मीटिंग 16 आउट ऑफ 20 पॉलिसी, 20 ऐसी बातें थी, 20 शर्तें थी जिनको आपको फॉलो करना रहता है, उसमें से आपने 16 में आप पास हो गए हो। विच एमसीसी सिलेक्ट्स कंट्रीज,
Nepal had qualified for a compact, the agreement for which it later signed in 2017. Under the compact, तो यूएस गवर्नमेंट थ्रू एमसीसी वुड प्रोवाइड ए ग्रांट ऑफ $500 मिलियन टू नेपाल फॉर एनर्जी का ट्रांसमिशन और रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, विद द लेटर आल्सो चिपिंग इन 130 मिलियन फ्रॉम इट्स एक्सचेकर। मतलब कि ये जो रहता है रॉयल या फिर नेशनल ट्रेजरी, अब नेशनल जो खजाना रहता है उसके बारे में बात बताई जाती है। पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट की जो बात करी जाती है वो कहाँ से चालू होने वाला है, नॉर्थ ईस्ट, काठमांडू का जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है वो, और वो ख़त्म हो जाएगा नेपाल की बॉर्डर में विद इंडिया के साथ में। द प्रोजेक्ट आल्सो इन्वॉल्व बिल्डिंग 3 पावर सब स्टेशन अलोंग द लाइन। बिसाइड द ग्रांट मनी इज आल्सो इंटेंडेड फॉर ए रोड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट। तो रोड के मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के लिए भी ये पैसा दिया गया है, विच विल अपग्रेड रोड ऑन द ईस्ट वेस्ट हाईवे स्प्रीड अक्रॉस 300 किलोमीटर।